भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अक्टूबर की बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी 2023 से आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। इसका ये मतलब है कि होम लोन की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आरबीआई ने रुख को बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत और स्थिर है। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा अब तक के अपने शिखर पर है। हालांकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों को लेकर थोड़ी चिंता बरकरार है। The Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसी सेक्टर को आड़े हाथों लिया। एनबीएफसी सेक्टर को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है। कुछ एनबीएफसी, एमएफआईज, एचएफसीज ज्यादा रिटर्न के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर उन्होंने खुद से सुधार नहीं किया तो आरबीआई सख्त कदम उठाने से नहीं झिझकेगा। NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. इकोनॉमी में है कोई चिंता की बात या फिर सब कुछ है ठीक ठाक? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। क्रेडिट पॉलिसी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार बढ़त के बाद ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 168, निफ्टी 31 पॉइंट नीचे बंद हुआ। और बाकी डिटेल्स मार्केट की लेते हैं यतीन मोता से। सबसे पहले किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट और कहां सबसे ज़्यादा तेजी? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी मार्केट ब्रेथ रही और निफ्टी गेनर्स की बात करें तो सिप्ला और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी रही। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एसबीआई जैसे काउंटर्स में भी 2-2% की आपने मजबूती देखी। लूजिंग साइड पे अगर आप जाएं तो आईटीसी, नेस्ले जैसे एफएमसीजी काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली हावी रही और ऑयल एंड गैस सेक्टर से ओएनजीसी और रिलायंस जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपने देखी। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफ़ी शानदार था। अगर हम पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, उसके पहले स्टॉक में 4 से 5% की मजबूती। एमआरएफ, ओरेकल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस, एसीसी, सुंदरम फाइनेंस और बीएससी लिमिटेड जैसे काउंटर्स रहे जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही। लेकिन ओवरऑल मिड कैप्स के लिए अच्छा दिन आज का साबित होता हुआ नजर पड़ा। और Q2 का अर्निंग सीजन चल रहा है। बाजार की नजर अब कल आने वाले टीसीएस के नतीजों पर है। कैसे हो सकते हैं नतीजे, बता रहे हैं आशीष वर्मा। बिल्कुल ठीक है, एक काम करता हूं, पहले आईटी से क्या एक्सपेक्टेड है वो समझाता हूं आपको, उससे बहुत अच्छा पिक्चर टीसीएस के लिए भी क्लियर हो जाएगी।
एक और क्वार्टर होगा, शायद आईटी कंपनीज आपको रिकवरी पाथ पे नजर आएंगी। तो एक्सपेक्ट करिए एक स्टेबल स्टेडी ग्रोथ का क्वार्टर, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ग्रोथ में शायद देखने को मिले। मदद मिलेगी बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, उस वर्टिकल में रिकवरी से, और जो लार्ज डील्स बैक करी थी ज्यादातर आईटी कंपनीज तो उसके रैंप अप से, यानी कि उन डील से जो आउटपुट आ रहा होगा वो बढ़ रहा होगा। कमेंट्रीज भी शायद इंप्रूव होती हुई नजर आए। हो सकता है कुछ कंपनीज कहें ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे ही है, पर शायद ज्यादातर सब यही कह रही होंगी कि ग्रीन शूट्स कुछ एटलीस्ट स्पेसिफिक पॉकेट्स में दिखना शुरू हो गए। ग्रीन शूट से मेरा मतलब है अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिखना शुरू हो गए। ध्यान रखिएगा, ये कमेंट्रीज बेहद इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि ये पहली बार आईटी कंपनीज हम सबसे बातचीत कर रही होंगी फेड के उस रेट कट के बाद, और लार्जली अभी एक्सपेक्ट करा जा रहा है उस रेट कट के बाद कि यहां से डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है, यानी कि जो नॉन एसेंशियल स्पेंड्स होते हैं वो अब इंप्रूव होंगे, और वो ट्रांसलेट करेगा धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में इन आईटी कंपनीज की रिकवरी में। जहां तक टीसीएस की बात है, जो लार्जली अनुमान है वो स्क्रीन पर रख दिए हैं। कांस्टेंट करेंसी जो एनालिस्ट ज्यादा पैनी नजर रखते हैं, 1.25% क्यू ऑन क्यू शायद जंप नजर आएगा। डॉलर आय 1.5 से 2% बढ़ रही होगी, और रुपए में आए 2 से 2.5%। ये इसीलिए क्योंकि करेंसी बेनिफिट्स होंगे जो रुपए पर ट्रांसलेट हो रहे होंगे। अच्छा, मदद रेवेन्यू मूव इंप्रूव क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लार्ज डील्स स्केल अप हो रही होंगी, खास तौर पे इनके लिए वो बीएसएनएल डील में इंप्रूवमेंट शुरू हो रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका का बीएफएसआई में पिकअप एंटिसिपेटेड है। मार्जिन्स फ्लैट गिवन कि लास्ट क्वार्टर वेज हाइक्स वाला क्वार्टर था, गिवन कि रुपया कमजोर हुआ है, उसके बावजूद मार्जिन्स फ्लैट या 10-20 बेसिस पॉइंट सिर्फ क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लार्ज डील्स में जब इंप्रूवमेंट हो रहा होगा तो उसके लिए स्पेंड्स बढ़ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट टैलेंट में हो रहा होगा, और उसके चलते मार्जिन्स का अपसाइड लिमिटेड होगा। मुनाफा 3% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा। नजर कहां रहेगी? कस्टमरली हर बार बताता हूं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। नियर टर्म डिमांड, प्राइसिंग एनवायरमेंट, इनके केस में बीएफएस की कमेंट्री, इनके केस में यूके जिसके स्लोडाउन के सीरियस चैलेंजेस हैं उसकी कमेंट्री, और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स की कमेंट्री, और डील पाइपलाइन, रैंप अप्स वगैरह, डील विंस के कैसे चल रहे हैं उन सब पे खास तौर पे। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ की। हुंडई मोटर इंडिया का करीब 28,000 करोड़ का आईपीओ 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। इसकी सीधी टक्कर मारुति से है। इसमें कितना दम है, क्या बात है, बता रहे हैं आशीष वर्मा। अगले हफ्ते मंगलवार को यह आईपीओ खुलने जा रहा है, और बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 14.21 करोड़ शेयर्स का प्योरली ऑफर फॉर सेल। अपर एंड प्राइस बैंड का 1960 रुपए, और अगर सक्सेसफुली इस अपर एंड पे पैसे मोबिलाइज कर लिए तो 27,850 करोड़ रुपए ये मोबिलाइज कर रहे होंगे। और जैसा आपने पहली प्लेट देखी थी, अब तक की अपने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। टॉप 5 आईपीओ आज तक की स्क्रीन पर रख दिए हैं। Hyundai 27,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। LIC इससे पहले 20,500 करोड़ रुपए जुटा चुका है। पेटीएम ने 18,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। कोल इंडिया 15,500, और GIC ने करीब 11-12,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। तो बाय फार सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और 2 फ्रंट रनर्स हैं दरअसल भारत की पैसेंजर व्हीकल स्पेस के, पीवी स्पेस के, और दोनों दिग्गज कंपनीज। तो बट ऑब्वियस था, सबके जहन में आएगा कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस खड़ी है इन दोनों की। मारुति सुजुकी, Hyundai, एक देश की नंबर 1, दूसरी नंबर 2 ऑटो मैन्युफैक्चरर। मैंने कुछ साइज टटोले हैं। FY24 Hyundai का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स हैं उनके आरएचपी में, तो उसी को प्रीमाइज बना के चल रहे हैं ना। डॉक्टर साहब पिछली प्लेट उठाइएगा। और उसमें कुल बिक्री मारुति की थी 18.5 लाख व्हीकल्स, Hyundai की 6-6.25 लाख व्हीकल्स है। 2.25 टाइम्स मारुति सुजुकी इससे बड़ा है। प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे 1,41,000 करोड़ रुपए अगर किसी मारुति सुजुकी की FY24 की आय थी, 70,000 करोड़ रुपए की Hyundai की, 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा मारुति सुजुकी आपको नजर आएगा। लाइकवाइज प्रॉफिटेबिलिटी में 2.25 टाइम्स मारुति बड़ा है। पर क्योंकि Hyundai का जो पोर्टफोलियो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, एसयूवीज का तड़का और एक्सपोर्ट का ज्यादा तड़का है, मार्जिन्स इसके नेट लेवल पे मारुति सुजुकी से बेहतर फेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्राइस बैंड सामने आ चुका है। FY24 पे EPS रख दिए दोनों के मैंने,
इसका अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और इसका मौजूदा भाव रखा और ये देखिए वैल्यूएशन कंपैरिजंस। मारुति 29.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, Hyundai करीब 26 टाइम्स अवेलेबल, और शायद इसको देख के लग रहा है जस्ट प्राइसिंग। मारुति के साइज, स्केल, भारतीय बाजारों को पकड़ को देखते हुए एक स्लाइट प्रीमियम तो शायद कमांड करना बनता था। आईसीएमआर और पेनेशिया बायोटेक देश में डेंगू वैक्सीन बनने की राह पर हैं। आइए जानते हैं कि पेनेशिया बायोटेक के डॉक्टर राजेश जैन इस पर क्या कहते हैं। उनसे खास बातचीत की है हमने डेंगू वैक्सीन और फार्मा सेक्टर में नए डेवलपमेंट्स पर। करीब 400 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है उस ट्रायल के प्रोटोकॉल के तहत जो भी एक कार्रवाई है, और हम ये समझते हैं कि इस ट्रायल में 19 साइट्स पे पूरे भारतवर्ष में ये ट्रायल हो रही है और करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन एज़ पर जो भी प्रोटोकॉल है अप्रूव्ड बाय DCGI वो दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये मार्च 25 तक ये ट्रायल एटलीस्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कब हम इसकी एफिकेसी वैक्सीन की दिखा सकेंगे। अभी जो फोकस कंपनी का दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट पर दिखाई दे रहा है और खास तौर पर अब बच्चों के लिए आप न्यूट्रिशन से जुड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका ब्रांड नेम चिलरन है, चिलरन। उसके अंदर 37 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो खाने में बच्चों के होने चाहिए, जो उनकी फिजिकल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखे। फार्मा और मेडटेक सेक्टर में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में फार्मा सचिव अरुणीश चावला ने बताया कि अगले 2 साल में PLI स्कीम के तहत 50 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने बातचीत में क्या क्या कहा। तो हमारा ट्रेड बैलेंस अब न्यूट्रल हो गया है। फॉर्मुलेशंस में और फिनिश्ड ड्रग्स और मेडिसिन्स में हम ऑलरेडी कंप्लीट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और पिछले साल हमने जितनी दवाएं हमारे अपने देश में निर्मित की थी उससे 50% से अधिक जो है हमने उसको एक्सपोर्ट या निर्यात किया था। और मेडिटेक इंडस्ट्री में भी कंज्यूमेबल्स में हम ऑलरेडी जो है इस साल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से बेटर है। और बाकी मेडिकल डिवाइसेस में भी PLI योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में निर्माण या प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। इनमें से अधिकांश जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडियन हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो विदेशी हैं, लेकिन उन्होंने मेक इन इंडिया में भरोसा जताया है और हमारे देश में प्लांट्स लगाए हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। मर्सिडीज बेंज ने भारत में मर्सिडीज बेंज ई क्लास सेडान को लॉन्च किया है। ई क्लास की शुरुआती कीमत 78,50,000 रुपये है, जो 81,50,000 तक जाती है। नए ई क्लास का एक पावरफुल वर्जन E450 भी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसकी कीमत 93.5 लाख से शुरू होती है। मर्सिडीज बेंज ई क्लास 7.5 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं E450 मात्र 4.5 सेकेंड में 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकती है। नई ई क्लास फाइनली लॉन्च हो चुकी है और इस ई क्लास की सबसे बड़ी खासियत है स्पेस। जी हाँ, इसके इंटीरियर में ढेर सारा आपको स्पेस मिलता है और लग्जरी फीचर्स भर भर के दिए गए, क्योंकि जो इसका व्हील बेस का साइज है, नई वाली जो ई क्लास है पुरानी क्लास के मुकाबले काफ़ी लंबी है। सामने का आप देखें डिजाइन पूरी तरह से चेंज है, नया हेडलैम्प, नया ग्रिल और इसके बोनेट के अंदर नया इंजन दिया गया है। इसके अंदर 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पेट्रोल इंजन 2 लीटर, जिसका पावर आउटपुट है करीब 200 हॉर्स पावर। दूसरा है 2 लीटर का डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 195 हॉर्स पावर और दोनों ही इंजन 9 स्पीड गियर के सहारे काम करते हैं। इसके इंटीरियर में नई क्लास में पहली बार 56 इंच का हाइपर स्क्रीन दिया गया है, यानी 3 स्क्रीन को मर्ज करके डिजाइन किया गया है और इसमें
बर्नमास्टर कंपनी के 4D साउंड सिस्टम है और करीब 17 स्पीकर लगाए गए हैं, जबकि पुरानी वाली ई क्लास में करीब 13 स्पीकर हुआ करते थे। इसके जो सस्पेंशन है खासकर भारतीय सड़क को ध्यान में रख करके रीट्यून रीडिजाइन किया गया, ताकि आप अंदर बैठें तो आपको एक स्पेस का लग्जरी फील मिले, कंफर्ट का आपको फील मिले। दूसरी चीज़, सेफ्टी का भी इस गाड़ी में पूरा ख्याल रखा गया। इसके अंदर 8 एयरबैग दिए गए और उन 8 एयरबैग में से एक एयरबैग आपके डैशबोर्ड के सेंटर में रखा गया और ये मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में पहली बार इस तरह का फीचर्स दिया गया है। दूसरी चीज़, इसमें जो अडेप्टिव जो ब्रेक कंट्रोल थे उसको ऑफ करने का भी इसमें बटन दिया गया है और इस गाड़ी का जो सीधा मुकाबला है BMW की नई 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस से, ऑडी की A6 से है, खासकर कीमत के मामले में। गुजरात समेत पूरे देश में गरबा की धूम है। पिछले कुछ सालों से मोहल्ला और सोसाइटीज भी गरबा का आयोजन कर रहे हैं। देखिए अहमदाबाद की एक सोसाइटी से गरबा रास की एक झलक। अहमदाबाद की कासा व्योमा सोसाइटी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आजकल गरबा के रस में रमे हुए हैं। सोसाइटी एक परिवार की तरह 9 दिन गरबा का आयोजन कर रही है। त्योहार पर पार्टी के बदले गरबा खेलने में सबको आनंद आ रहा है। हम यहाँ पर ये कासा व्योमा सोसाइटी है और हमारे इस कासा व्योमा सोसाइटी में हर त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि की तो बात ही अलग है। पूरा परिवार मिलके मनाता है यहाँ पर और जो बाहर मजा नहीं आएगा वो मजा कासा के अंदर आता है और पूरा परिवार, हर एक घर अपने परिवार के साथ यहाँ पर उतरता है और पूरा तरीके से एंजॉय करता है। हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक होती है, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कासा व्योमा सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ गुजराती पारंपरिक गीतों पर गरबा होता है और माहौल पूरी तरह पारिवारिक होता है। हम ये सोसाइटी में 2018 से मतलब आज 6 साल हो गया, 6 साल से आयोजन कर रहे हैं और खास करके हमारा मीनिंग ये रहता है कि सब एक परिवार जैसे एक साथ में सोसाइटी में खेले, क्योंकि आजकल के जो माहौल है बाहर का, हमारी बच्चियां जितनी भी बच्चियां है, छोटी बच्चियां है, बड़ी है, सब हमारे बीच में गरबा खेले, ऐसा हमारा एक आयोजन है। और हम 6 साल से, पहले 200 लोग थे, अभी 700-800 लोग हमारे गरबे में प्लान कर रहे हैं और हर नया दिन में नया ऑर्केस्ट्रा के साथ हमारा प्लान होता है। सामूहिक गरबा गुजरात के गांव की खासियत रही है। अब शहर की सोसाइटीज में भी ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। मोहल्ला और सोसाइटी के गरबे का चलन फिर से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी प्लॉट में युवा अकेला होता है, जबकि यहाँ पूरे परिवार के साथ वो गरबा कर सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। आज गरबा भले 7 समंदर पार पहुंच गया हो, लेकिन जो प्राचीन गरबा की परंपरा है वो आज भी गुजरात के गांव में मौजूद है। आज हम आपको प्राचीन गरबा की भी एक झलक दिखाते हैं। यह है गांधीनगर के पास बाबोल गांव, जहां ढोल और 1-2 वाद्य के साथ गुजराती में गरबा गाकर पूरा गांव माता जी की आराधना करता है। ऐसी जगहों को गुजराती में चाचर चौकनी गरबी कहते हैं। शहरों में गरबा पर आधुनिक ताल है, डिस्को है, लेकिन गांव में प्राचीन गरबा गाकर लोग नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। मुझे गांव में गरबा करना अच्छा लगता है, पार्टी प्लॉट में गरबा करना अच्छा नहीं लगता है। पार्टी प्लॉट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे गांव के सब इकट्ठा होते हैं और यहाँ माता जी की आराधना होती है और जो माता जी की हम प्रेम भाव से पूजा करते हैं वो माता जी प्रसन्न भी होती है, इसलिए मुझे गाँव में गरबा करना अच्छा लगता है। गांव के चौराहे पर माता जी की स्थापना की जाती है और उनकी स्तुति में गरबा होता है। पूरा गांव देखने भी आता है। ये दूसरा दृश्य जामनगर के जालानी जार गरबा मंडल का है। पुरुष धोती पहनकर माता जी की गरबा खेलकर पूजा करते हैं। शहरों के करीब होने के बावजूद यहाँ शहर का रंग नहीं चढ़ा है। हमारा गांव बाओल है, गांधीनगर के एकदम नजदीक में है और गांधीनगर में नजदीक हुआ छता हमारे बाओल अभी गांधीनगर में
विलीन हुआ है। फिर भी यहाँ हमारे परंपरा मुजब हमारे दादा परदादा तक से यहाँ नवरात्रि की माहौल जमता है और जैसे शेरी गरबा में हर पुरुष और स्त्री एक साथ मिलकर यहाँ गरबे घूमते हैं। गरबा कितना भी ग्लोबल क्यों न हो जाए, लेकिन आज भी गुजरात के हजारों गांवों में इस तरह की परंपरा जारी है और आगे भी जारी रहेगी। केतन जोशी, वावल गांव, गांधीनगर। इस नवरात्रि CNBC आवाज पर हम आपके लिए लाए हैं स्त्री शक्ति की कुछ ऐसी कहानियां जो हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएगी कि अगर ठान लिया जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी है देहरादून की ममता राणा की। ममता हजारों महिलाओं को फार्मिंग ट्रेनिंग देती हैं और मशरूम फार्मिंग से अपना घर चलाती हैं। प्यार का पहला कदम है जिज्ञासा। जिस चीज के बारे में जानने का मन करे और जान जाए, वो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ऐसे ही शुरू हुई है देहरादून की मास्टर ट्रेनर ममता राणा की कहानी। ममता इस देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को उस हुनर की ट्रेनिंग देती है जिसके बीज बचपन में ही पड़ गए थे। सब्जियों को उगते हुए देखना ममता को बचपन से ही बहुत आकर्षक लगता था। साल 2010 में जब उनकी मां को एक सरकारी स्कीम के तहत मिल्की मशरूम की खेती के लिए 20 बैग दिए गए थे, तब ममता ने पहली बार उन बैग्स को देखा तो उन्हें बहुत जिज्ञासा हुई कि ये क्या चीज़ है। जब मशरूम उगते हुए देखा तो और अच्छा लगा, और जब मशरूम को बेचकर कमाई होने लगी तो समझ आया कि यही काम है जो वो जिंदगी भर करना चाहती हैं। ये है हमारा बटन मशरूम जिसकी हम खेती कर रहे हैं। प्रॉपर खेती करते रहते हैं बटन मशरूम की, और इसकी जो मशरूम की खेती है वो मैंने अपने घर से सीखा है, माँ के माध्यम से। आज वो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा कमाती हैं। कुछ टाइम के बाद मास्टर ट्रेनर का पेपर भी दिया और ममता मास्टर ट्रेनर भी बन गई। अब वो अलग अलग शहरों में जाकर दूसरे औरतों को ट्रेनिंग भी देती हैं। ममता की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा वही उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी माँ ने ही उन्हें पहली बार उनके मकसद से अवगत करवाया था। आज जो मैंने ये मुकाम हासिल किया है अपनी माँ की वजह से किया है, क्योंकि वही मेरे आदर्श रहे, गुरु रहे, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। उन्हीं के माध्यम से आज मैं जहाँ हूँ तो बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आज वो भले ही मेरे बीच में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अपनी जिज्ञासा को तू पंख दे, डर मत तो किसी से। अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की खोल, तेरे सपने का है इस जीवन से भी ज्यादा मोल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर आप रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।